नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एस्टीमेट के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज होता है। अगर आप क्विज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिवेबल एरिया फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज। कह रहा है उस एरिया का नाम बताइए जो रहने लायक हो। तो हम उस एरिया को क्या बोलेंगे, उसे हम कहते हैं कारपेट एरिया। कारपेट एरिया हम क्या कहते हैं हम, ठीक, वो हमारे लिए लिवेबल एरिया। कैसे, देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्लिंथ एरिया की, तो प्लिंथ एरिया जो मेरा होता है वो आउटर टू आउटर ऑफ वॉल होता है, यानी कि दीवार के बाहर से इधर से लेकर इधर तक, यहाँ तक पोर्शन जो होगा, ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा प्लिंथ एरिया। अगर फ्लोर एरिया की बात करेगा तो कहेंगे फ्लोर एरिया वह एरिया होता है जो क्या करेंगे, इनर टू इनर ऑफ वॉल, इसको हम कहेंगे फुल फ्लोर एरिया, यानी कि इस वाले पोर्शन को आप क्या कहेंगे, फ्लोर एरिया कहेंगे। और यहाँ पे बोला है रहने लायक, लाइवेबल को बोलेंगे कि उस एरिया को कहेंगे जो हमारे रहने लायक हो, तो उसे बोलते हैं कारपेट एरिया। कारपेट एरिया का मतलब ही होता है कि वह एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन एरिया वह एरिया होता है जहाँ पे आवागमन होता है, ठीक है। प्लेन्थ एरिया हो गया यहाँ पे, ठीक। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो पूछेगा आपसे वो हो जाएगा। यहाँ पे लेवेबल के लिए पूछा तो हो जाएगा मेरा क्या, कारपेट एरिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, फिक्स फिक्स स्टिपुलेट सम ऑफ penalty payable by the contractor having no relationship with real damage in। आपको बताना है यहाँ पे ठेकेदार जो है, ठीक है, ठेकेदार जो है वहाँ पे क्या करता है, एक मतलब आर्थिक दंड के लिए क्या करता है, एक धनराशि जमा कर देता है। ये पूछ रहा है कि इसका कोई संबंध नहीं होता है किसी से, तो पूछा उस राशि को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे प्लीज, उसको हम कहेंगे क्या, उसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है। क्या कहते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं, ठीक। जो वो क्या करता है ठेकेदार, ठीक है, वो भुगतान की जाने वाली अर्थदंड की नियत अनुबद्ध धनराशि जिसका वास्तविक क्षति से कोई संबंध नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं क्या, लिक्विडेटेड डैमेज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ए डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम ऑफ वर्क, ठीक। फिर बोला यहाँ पे टुगेदर विथ या करेंट रेट। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सीधे यहाँ पे बोल दिया कि करेंट रेट की बात कर रहा है, और बोल दिया यहाँ पे कि हम जो मटेरियल की क्वांटिटी को क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर करेंगे, नॉट मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे जब करेंट रेट बताना रहता है तो उसे हम कहते हैं क्या, शेड्यूल ऑफ रेट। क्या कहते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट कहते हैं। जब हम करेंट रेट बताते हैं किसी चीज़ का तो उसे बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट भी हम निकालते हैं क्या, मटेरियल के एनालिसिस करते हैं वहाँ पे, ठीक, उसकी क्वांटिटी निकालते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, ये पूछा है यहाँ पे एक सेक्शन, ठीक है, ऑफ ए डिटेल एस्टिमेट डिजाइन कैलकुलेशन क्वांटिटी ऑफ वर्क रेट एंड कास्ट ऑफ वर्क बाय ए कारपेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, यहाँ पे उसका आकलन करेगा, उसकी क्वांटिटी को बताएगा, उसकी गणना करेगा। सारी ये बात कौन करता है, तो याद है कि टेक्निकल सेक्शन करता है। कौन करता है, टेक्निकल सेक्शन करता है। ये सारा काम जो हमारा टेक्निकल सेक्शन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, बोला यहाँ पे दो पर्सन है, दो पर्सन है, दो 70 डेसिबल, डीबी का मतलब होता है क्या, डेसिबल, ठीक। ध्वनि का क्या यूनिट है वो, आप आवाज़ पैदा करते हैं, तो आपको बताना इफेक्टिव वॉइस इसकी, इफेक्टिव वॉइस क्या होगी, तो इफेक्टिव याद है कि 73 डेसिबल होगा, ठीक। 73 डेसिबल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, विंडो ओपनिंग के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड बी अबाउट ऑफ ए फ्लोर एरिया रूम। जो हमारा रूम का ये फ्लोर एरिया होता है, यानी हमारा ये जो फ्लोर एरिया है, इस फ्लोर एरिया का कितना परसेंट, ठीक है, इस फ्लोर एरिया का कितना परसेंट आप विंडो प्रोवाइड करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि इस फ्लोर एरिया का हम कितना परसेंट जो है विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखें फ्लोर एरिया का 15%, ठीक है, फ्लोर एरिया का 15%। अगर आपसे वेंटिलेटर के लिए पूछेगा तो वेंटिलेटर के लिए कितना बताएंगे, कहेंगे 4%, कितना, 4%। अगर डोर के लिए पूछे तो कितना बताएंगे, 25%। ये अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग डाटा है। विंडो के लिए 15, वेंटिलेटर के लिए 4 और डोर के लिए 25%। याद रखेंगे, अलग अलग पेपरों में अलग अलग बार पूछा गया ये। तो
करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अप्लीकेबल, इनमें से बताना है कौन अप्लीकेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, एज पर सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, आज तो यहाँ पे बताना है कौन सा हमारा डिपॉजिट नहीं है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, वो हमारा जो क्या है, जो हम अमाउंट देते हैं, ठीक है, वो उस पर दूसरे का कोई जो क्लाइंट बना होता है उसका कोई इस पर अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, ये आएगा सिक्योरिटी में। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अमाउंट कैन बी withheld फ्रॉम एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट विथ द सेम क्लाइंट। आप वही बात हो गई कि रकम रोका जा सकता है यदि उसी ग्राहक को कोई और अनुबंध करते हैं। तो ये हमारा क्या है, अनुबंध सिक्योरिटी रकम में नहीं आएगा, यही बात है हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, द फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ बालकनी। बालकनी का बताना है आपसे, जो कि फ्लोर एरिया होता है उसका कितना परसेंट हम बालकनी देते हैं। तो याद रखेंगे 50% हमारा जो होता है वो बालकनी का एरिया होता है टोटल फ्लोर एरिया का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, द टाइम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कास्ट इज। आपसे बताना है उसको, उस टाइम को नाम, उस टाइम को बताना है। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट कास्ट यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक, उसमें जो लग रहा है। तो याद है कि कैश कैश जो हमारा कैश टाइम होता है वो हो गया, ठीक, और नॉर्मल टाइम, इन दोनों का जो बीच का टाइम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है, मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कास्ट। ठीक है, यही कहलाएगा हमारा क्या, बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम जो होता है हमारा, यही हमारा क्या कहलाएगा, मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कास्ट कहलाएगा। यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वाइलिंग सबमिटिंग ए टेंडर द कंट्रेक्टर इज टू बी डिपोजिट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट इज कार्ड। कह रहा है जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है तो क्या करता है, जब उसे टेंडर पास हो जाता है तो पैसा कुछ जमा करता है। ठीक, तो उसी पैसों को हम क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे उसे कहते हैं अर्नेस्ट मनी। क्या कहेंगे, अर्नेस्ट मनी कहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना परसेंट वो अर्नेस्ट मनी जमा करता है। ठीक है, कितना परसेंट वो अर्नेस्ट मनी जो जमा करता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, किसी भी निर्माण कार्य का योजना की संकल्पना किसकी जिम्मेदारी होती है। यानी कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो याद रखेंगे ऑनर, जो मालिक होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगाएंगे, क्यों कॉन्ट्रैक्टर लगा देंगे गलत हो जाएगा। कई बार किसी किसी बुक में कॉन्ट्रैक्टर लगाया, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, द एक्सपेल हॉट एयर एलिमिनेट इन द बिल्डिंग ओपनिंग वेंटिलेशन इन वाल ऑफ प्रोवाइड। और यहाँ पे हमारा जो गर्म हवाएं होती हैं उसको बाहर निकालने के लिए आप क्या देते हैं, वेंटिलेटर देते हैं। वही पूछ रहा कि वेंटिलेटर को हम कहाँ पे लगाते हैं। तो मान लीजिए मेरी क्या है, ये रूफ हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, रूफ हो गई। इसी रूफ के जस्ट क्या करेंगे, नीचे तो देते हैं वेंटिलेटर, इसी रूफ के जस्ट नीचे क्या करते हैं आप, वेंटिलेटर देते हैं। इसी रूफ के जस्ट नीचे क्या करते हैं आप, वेंटिलेटर देते हैं। तो हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में थोड़ा कि बॉटम ऑफ वाल, वाल के निचले साइड में नहीं, गलत बात है, वाल के सबसे ऊपर साइड में। और जो मेरा रूफ है, वो जो रूफ है उसके जस्ट नीचे, यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिलो, जस्ट बिलो द रूफ स्लैब, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। तो देखिए जो मेरा रूफ है, ठीक है, ये जो मेरा रूफ स्लैब है इसके जस्ट बिलो हम देते हैं क्या, अपने वेंटिलेटर को। तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, मिनिमम विड्थ पूछ रहा है, प्रोवाइड फॉर द स्टेयर केस इन द एजुकेशनल बिल्डिंग। मैं यहाँ पे एजुकेशनल बिल्डिंग के बारे में बात करें। अगर हम बात करेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो आप चौड़ाई प्रोवाइड करते हैं सीढ़ी की, वो करते हैं कितनी, 75 सेंटीमीटर। कितनी, 75 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एजुकेशनल बिल्डिंग की बात करेंगे तो एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए हम जो प्रोवाइड करते हैं, याद रखेंगे 1.2 मीटर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको 1.2 मीटर नहीं दिया है, इसलिए हम क्या किस पे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे लगाएंगे 1.5 मीटर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल डाटा उसका 1.2 मीटर होता है। रेसिडेंशियल के लिए 75 सेंटीमीटर होता है। ठीक, 75 सेंटीमीटर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे पूछता है जो हमारा सीढ़ी गई, स्टेयर गई, इसका स्लोप कितना होता है। तो याद रखेंगे 25 से 40 डिग्री।
25 से 40 डिग्री के बीच में क्या होना चाहिए, स्लोप देना चाहिए। ये भी पेपर में पूछा गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, बार बेल्डिंग शेड्यूल जो है किसके लिए बनाते हैं, तो ये बार बेल्डिंग शेड्यूल हम किसके लिए बनाते हैं, रेनफोर्समेंट के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, रेनफोर्समेंट के लिए बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम 12 mm प्लास्टरिंग विथ सीमेंट मोटार। आप बताना है कि एक मेसन जो हमारा एक दिन में कितना वर्क करेगा। अगर वो वर्क किस में कर रहा है, प्लास्टरिंग में कर रहा है। किस में कर रहा है, प्लास्टरिंग में कर रहा है, वही 12 mm का। तो याद रखेंगे फ्रेंड कि हमारा जो एक मेसन जो है एक दिन में उसकी इफिशियंसी जो होती है, ठीक है, अगर वो प्लास्टर कर रहा है 12 mm का तो उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 8 मीटर स्क्वायर, यानी 8 मीटर एरिया को क्या करेगा, वो कवर करेगा एक दिन में। ठीक है, अगर वो 12 mm का प्लास्टर करेगा तो। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा है और कि वॉल्यूम बताना है यहाँ पे कंक्रीट का। ठीक है, एग्रीगेट का वॉल्यूम बताना कितना होगा। 100 मीटर क्यूब की बात कर रहा है, रेशियो दिया है 1:4। तो अगर हम बात करेंगे कंक्रीट का, तो कंक्रीट के लिए जो आप जानते हैं रेशियो जो यूज करते हैं हम, ठीक है, जो हमारा मसाला की क्वांटिटी आवश्यकता होगी, ठीक है, 15.2 होती है 10 के लिए, तो कितना हो जाएगी, 100 के लिए हो जाएगी 152। ठीक, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, रेशियो से भाग कर देते हैं। रेशियो कितना है, 4, 2, 6, 1, 7 से। ठीक, जब इससे आप भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 2, ठीक, 1.7 आएगा। ठीक, इतना आ गया। अब आपसे पूछा क्या, एग्रीगेट की क्वांटिटी का, एग्रीगेट कितना मेरा 4 है। जब इसे हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको मिलेगा 86 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 86 दशमलव कुछ। तो क्या लगाएंगे, किस पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे 88 कर लेंगे, नियर अबाउट कर देंगे उसको कितना, 88, यानी कि 88 मीटर क्यूब जो आपकी एग्रीगेट की आवश्यकता होगी अगर हम 100 मीटर क्यूब की बात करेंगे तो। फ्रेंड्स, आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।